नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद वफाक में भी पीडीएम की हुकूमत के धड़न तख्ते का फ़ैसला किया गया और इस सिलसिले में ये बताया जा रहा है कि तमाम जो मुक़्तदर हल्के और सियासी क़ुव्वतें हैं उन्होंने इमरान खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आज इस हवाले से हम आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। दूसरी अहम ख़बर जो है वो ये है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुल्ज़िम को कौमी एहतसाब ब्यूरो का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इस सिलसिले में वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने इसका बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 3 बरस के लिए साबिक डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो और साबिक आईजी पंजाब पुलिस आफ्ताब सुल्तान कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह होंगे। उनके ख़िलाफ़ कौमी एहतसाब ब्यूरो में क्या केसेस थे और क्या रेफरेंस मंजूर हुआ था उसके ऊपर ही बातचीत करेंगे। और तीसरी अहम ख़बर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है, जिसके बारे में इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि सिंध के अंदर जमात इस्लामी, MQM और दीगर जमातें भी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियाँ और धांधली और इलेक्शन कमीशन की जानिबदाराना पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का PP 7 रावलपिंडी में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उस सिलसिले में रीकाउंटिंग की PTI की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अगरचे इलेक्शन एक्ट 2017 बड़ा वाज़ेह है और इसकी जो सेक्शन 95 सब सेक्शन 5 है उसके मुताबिक ये है कि कोई भी उम्मीदवार या उसका पोलिंग एजेंट तहरीरी सूरत में दरख्वास्त भी दे सकता है और इलेक्शन कमीशन के जो नताइज हैं या जो रिटर्निंग अफसर का जो दिया गया नतीजा है उसको चैलेंज भी कर सकता है। 2 सूरतों के अंदर, एक सूरत ये कि अगर जो पोलिंग किया गया वोट है, जो डाला गया वोट है और जो जीतने वाले उम्मीदवार का मार्जिन है वो डाले गए वोट का 5% से कम हो या मार्जिन जो है वो 10,000 से कम हो, तो ऐसी सूरत में कोई भी मुतासरा फरीक या कोई भी उम्मीदवार या उसका पोलिंग एजेंट तहरीरी सूरत में रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त देगा या उस कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट को चैलेंज करेगा और फिर उसके नतीजे में रीकाउंटिंग की जाएगी। ये इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 95 सब सेक्शन 5 बड़ा वाज़ेह है। लेकिन रावलपिंडी PP7 के इलेक्शन के अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ 49 वोटों का फ़र्क था और फिर कुछ पोलिंग स्टेशंस के बैग्स को खोला गया और उसमें जो मुस्तरद शुदा वोट थे उनकी भी काउंटिंग की गई। तो ये जो 49 वोटों का मार्जिन है ये कम हो के 30-32 वोटों के ऊपर आ गया था। यही वजह है कि PTI के उम्मीदवार ने 21 पोलिंग स्टेशंस पर रीकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस सिलसिले में रिटर्निंग अफसर ने भी इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया और फिर रावलपिंडी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का, वहाँ पे ये दरख्वास्त दी गई थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले आप रजू करें, अगर वहाँ पे आपकी दाद रसी नहीं होती तो फिर हाई कोर्ट से रजू करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया तो उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में ले जाया जा रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि यकीनी तौर के ऊपर सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर करती हैं, लेकिन जब कवानीन बड़े वाज़ेह हों और इस सिलसिले में माजी की एग्जांपल्स भी हमारे सामने हैं। डस्का का इलेक्शन PTI सबसे ज़्यादा इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही है जी कि वहाँ पे 20 हलकों के अंदर बेज़ाब्तगी नोट की गई थी, तो उसके नतीजे में पूरा का पूरा डस्का का जो इलेक्शन था उसको कलअदम करार दे के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वहाँ पर असर नो इलेक्शन पूरे हलके में करवाया था। इसी तरह फ़ारूक हबीब ने ये कहा कि उनके पोलिंग जो हुई थी 2018 की MNA के, जब वो इलेक्शन जीते थे तो उस वक़्त जो मार्जिन था वो कम था और इस वजह से उनके हलके में भी 100 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन थे उनके ऊपर रीकाउंटिंग हुई थी। तो इस दफ़ा जो है कि मार्जिन सिर्फ 49 वोटों का है और इसके बावजूद सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशन, पूरे हलके का भी नहीं कहा जा रहा, 21 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रीकाउंटिंग क्यों नहीं की जा रही। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उनको अपनी यकीनी तौर के ऊपर ऐसी कारकर्दगी का जायज़ा लेना चाहिए और इस किस्म के फ़ैसलों से गुरेज करना चाहिए जिसकी वजह से उनके ऊपर उंगलियाँ उठाई जाएँ। दूसरा मामला चेयरमैन नैब की तकर्री का है
और इसमें आफ्ताब सुल्तान साहब जो आईजी पंजाब भी रहे और डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रहे, इनका तल्लक पंजाब के शहर फैसलाबाद से है, जहाँ से राना सलाम साहब का भी तल्लक है, आबद शेर अली साहब का भी उसी शहर से तल्लक है, तो उनसे इनका तल्लक है। ये इन्होंने पुलिस सर्विस जो है वो 1977 में ज्वाइन की थी और 2011 अक्टूबर में इनको डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात किया गया था और मार्च 2013 में ये इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस तैनात किए गए थे। नवाज शरीफ साहब के साथ इनके बड़े करीबी तल्लकात बताए जाते हैं, लेकिन इन तल्लकात से हट कर 22 अक्टूबर 2020 को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उस वक़्त कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह जस्टिस जावेद इकबाल थे, उनकी सरबराही में एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग हुई थी और उसमें 11 ऐसे इंक्वायरीज़ की मंजूरी दी गई थी। उनकी जो शवायद सामने आए तो कि फिर एग्जेक्टिव बोर्ड ने मंजूरी दी कि इनके बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अदालतों में करप्शन के रेफरेंस दायर किए जाएँ। तो उन 11 जो 22 अक्टूबर 2020 को रेफरेंस की मंजूरी दी गई, उनमें से एक रेफरेंस जो है वो आफ्ताब सुल्तान साहब के ख़िलाफ़ भी था और उसमें इल्ज़ाम ये था कि सार कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में उस वक़्त की हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो 73 जो हाई सिक्योरिटी गाड़ियाँ हैं वो ली गई थी, लेकिन फिर उनका मिस यूज़ किया गया और इसके नतीजे में कौमी ख़जाने को कोई तकरीबन 2 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। तो इसमें जो रेफरेंस मंजूर किया गया था कि इसको अदालत में पेश किया जाए, उसमें नवाज शरीफ साहब, उनके शरीक मुल्ज़मान में जो है वो आईजी ये DGIB आफ्ताब सुल्तान थे, इसके अलावा उस वक़्त के सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी थे और प्राइम मिनिस्टर के उस वक़्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद जो हैं कि ये 3 शरीक मुल्ज़म थे। तो एक ऐसा शख्स जिसके नैब के अंदर ना सिर्फ इंक्वायरी हुई हो बल्कि इंक्वायरी के नतीजे में इस्टेब्लिश हुआ हो कि ये माली बेज़ाब्तगी हुई है और इसके नतीजे में रेफरेंस दायर किया जाए, तो ऐसे शख्स को उसी इदारे का सरबराह बनाना जो है कि इट्सल्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और माजी में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे फ़ैसलों को कलअदम करार दिया है। अब देखते हैं कि इस फ़ैसले को कोई जमात या कोई फ्रीक चैलेंज करता है या नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है। तीसरा बड़ा अहम मामला वो पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट का मामला है। पंजाब के अंदर अब ज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तौहीन अदालत का मामला चल रहा था वो डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया और परवेज़ इलाही साहब और उनके बुखला को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राना सनाउल्लाह और PMLN के जिन कायदीन के ख़िलाफ़ आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मज़ीद ठोस शवाहिद फराम करें और ताकि तौहीन अदालत की अगर मामला बनता है तो कार्रवाई की जाए और अगर रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई तो सुप्रीम कोर्ट भी इस तमाम मामले के ऊपर नज़र रखे हुए है। ऐसी सूरत हाल के बाद और फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो PTI के MPs ने दरख्वास्त दायर की थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी फ़ैसला जारी किया है जी कि पंजाब हुकूमत की जो पुलिस और इंतज़ामिया है, चीफ सेक्रेटरी और IG को हदायत किया है कि अरकान असम्बली की कोई रुकावट पैदा ना की जाए पंजाब असम्बली तक पहुँचने के लिए और जो इंतखाबी अमल है इसके अंदर कोई खलल नहीं आना चाहिए वरना अदालत कार्रवाई करेगी। तो इसके बाद जो है कि अब एपरेंटली ये लग रहा है कि PTI और PMLQ ने अपना 186 का नंबर, ये रन ऑफ द इलेक्शन है, इसके अंदर जो भी उम्मीदवार ज़्यादा वोट लेगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 186 लेने चाहिए, जो भी ज़्यादा वोट लेगा वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद 188 टोटल नंबर है दोनों जमातों का, 178 PTI के और 10 वोट जो हैं वो काफ लीग के हैं। लेकिन एक रहीम यार खान से जो MP हैं वो तुर्की चले गए हैं और उनका इस्तीफ़ा अता तारड़ साहब के पास मौजूद है जो कल लहराते फिर रहे थे मीडिया के ऊपर, और एक डिप्टी स्पीकर जो चेयर कर रहे होंगे, अगर इन दो को निकाल दिया जाए तो 186 बनता है। और ये क्लेम किया जा रहा है PTI की जानिब से और बाज़ जो मीडिया पर्सन जिन्होंने उस होटल को विज़िट किया उनका भी ख्याल है कि 186 नंबर जो है वो पूरा है और ये पूरा नंबर वोट कास्ट हो जाता है तो चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही बन जाएंगे। इसके बाद मरकज़ के हवाले से अब PTI ने फैसला किया है कि मरकज़ की हुकूमत को भी टफ़ टाइम दिया जाएगा और इनको इक़्तिदार से अलग किया जाएगा और बहुत जल्द इनका धड़न-तख्ता किया जाएगा। इस सिलसिले में परवेज़ खटक की सरबराही में कमेटी भी कायम की गई है जिसमें फवाद चौधरी हैं, असद कैसर हैं, असद उमर हैं। इसको ये टास्क दिया गया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और BNP मैंगल ग्रुप के साथ जमात इस्लामी से रब्ता करें ताकि अगर ये दो जमातें जिस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी हैं इनको कन्विंस किया जाए तो अगर 8 वोट ये अलग हो जाएँ, हुकूमत से अपोजिशन में आ जाएँ तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तो अगर
ये ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं देते तो इस तरह से इनकी हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है। और फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो लॉन्ग मार्च का और धरने का भी है। हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो इकनॉमिक सिचुएशन है, पोलिटिकल सिचुएशन है, इंटरनेशनल जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई है पाकिस्तान के मुस्लिम दोस्त ममालिक की जो ओपिनियंस हैं, चाइना की, रशिया की, रीजनल नेबरिंग कंट्रीज़ की जो सिचुएशन है, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान के जो तमाम कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो समझते हैं कि हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए और एक फेयर और फ्री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। एक इत्तफ़ाक़ राय से जो है कि ऐसी कोई निगरान हुकूमत कायम की जाए जो 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाए, तो उससे पाकिस्तान एक बेहतर सिमत की तरफ जा सकता है। उन तमाम मुतल्लिका जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उन्होंने तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। अब देखते हैं कि क्या इत्तेहादी जमातें अलग होती हैं या PTI को जो है कि एक और लॉन्ग मार्च या धरना देना पड़ता है इस्लामाबाद की तरफ। ये सारी सूरत हाल जो है कल पंजाब असम्बली का इलेक्शन होगा, वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर PTI जो है कि वो अपनी खुल के जो हिकमत अमली है उसका भी ऐलान करेगी और फिर ये देखते हैं कि कितने अरसे के अंदर अंदर हुकूमत की तब्दीली और निगरान हुकूमत की तरफ मामला चलते हैं। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि जुलाई के अंदर ही इस प्रोसेस के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा।